कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। देश के कोने कोने से आप लोग मेरे द्वारा लाई कहानियों को इतना सारा प्यार देते हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं। कभी कभी तो आप लोगों के कमेंट पढ़कर दिल भर जाता है, लेकिन हर कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आप सभी के कमेंट को लाइक करने की। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो मैं जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। बाकी आप सभी लोगों के कमेंट मुझे उतने ही प्यारे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। मैंने कहानी का 23वां भाग कल अपलोड किया था, लेकिन लगता है नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं गया, क्योंकि कहानी अपलोड करने के बहुत देर बाद भी लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि मैम कहानी आपने आज अपलोड नहीं की। कहानी का 23वां भाग मैं इस वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगी। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। पंखुड़ी प्रांस की तरफ देखते हुए बिस्तर से उठी और बोली, मैं अब घर जाऊं? प्रांस तुरंत बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? घर जाकर किसी की मसाज करनी है क्या? पंखुड़ी ने मुंह बनाया और बोली, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? प्रांस बिस्तर से उठते हुए बोला, आजकल तुम मसाज दे रही हो लोगों को, तो और मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। पंखुड़ी सोचने लगी कि अब उसने मसाज किसको दी, तो उसे याद आया कि उसने तंस के सिर पर मसाज की थी। वो तुरंत बोली, आपको इस बात का बुरा लगा कि मैंने तंस जी के सिर पर मसाज की? प्रांस तुरंत बोला, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, फिर अच्छी बात है। मुझे लगा कहीं आपको बुरा लगा, और अगर आपको बुरा लगे तो मैं आगे से ऐसी चीज़ ना करूं। लेकिन अब मेरी टेंशन दूर हुई। मैं सोच भी कैसे सकती हूँ कि आपको इन सब चीज़ों का बुरा लगेगा या फिर आपको कोई जलन होगी। आप तो ऐसे इंसान ही नहीं है ना। उसकी बात सुनकर प्रांस उसकी तरफ देखता ही रहा। मतलब अगर उसे बुरा नहीं लगता तो इस बात का जिक्र भी क्यों करता। लेकिन बेवकूफ़ी की लिस्ट में टॉप पर उसने पंखुड़ी को ऐसे ही नहीं रखा था। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, आपको पता है तंस जी बहुत अच्छे हैं, मेरी उनके साथ बहुत बनती है। वो क्यूट भी हैं और थोड़े मजाकिया भी। और आपको पता है वो आपकी तरह गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करते। पहले तो पता नहीं प्रांस को तंस से जलन हो रही थी या नहीं, लेकिन अब जिस तरह से पंखुड़ी तंस की तारीफ किए जा रही थी, प्रांस जल भुनकर राख हो गया था। पंखुड़ी एक बार फिर से बोली, और आपको पता है उनकी जो गर्लफ्रेंड है ना रिया, उससे तो वो इतने प्यार से बात करते हैं ना कि आप पूछिए ही मत। उसके खाने पीने से लेकर उसने क्या पहना है, वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं वो। और पता है वो 3 वर्ड्स भी बोलते हैं। उसकी बात सुनते हुए अब प्रांस की नज़रें उस पर और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। प्रांस ने थोड़े सख्त लहजे में पूछा, अच्छा कौन से 3 वर्ड्स? पंखुड़ी मुस्कुराई और थोड़ा शर्मा कर बोली, वही 3 वर्ड्स जो हर वो इंसान उससे कहता है जिससे वो प्यार करता है। पता नहीं क्यों, लेकिन अब प्रांस को गुस्सा आ रहा था। वो किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करता था, और पंखुड़ी को तंस और रिया की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हुए देख प्रांस को पंखुड़ी पर भी गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत बोला, जल्दी से टिफ़िन उठाओ। पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि अब उसे प्रांस के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा था। उसने जल्दी से टिफ़िन पैक किया। प्रांस आगे की तरफ बढ़ गया। पंखुड़ी भी उसके पीछे पीछे मुंह बनाते हुए आई। वो मन ही मन अब प्रांस से बातें किए जा रही थी। अभी तक उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, अब एक बार फिर से सब बिगड़ गया था, और अभी भी पंखुड़ी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब उसकी गलती क्या है। प्रांस बाहर आया और अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, आराम से जाना। पंखुड़ी के लिए उसका इतना कहना ही आई लव यू से भी ऊपर था। वो मुस्कुराई और अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, आप भी ध्यान से आना। प्रांस तुरंत बोला, मैं तो ध्यान से आ ही जाऊंगा। बेहतर होगा अगर तुम भी फालतू की चीज़ों पर ध्यान ना दो। ये बोलकर उसने लैपटॉप ऑन किया और पंखुड़ी अब सोच में पड़ गई कि उसने कौन सी फालतू चीज़ों पर ध्यान दिया। वहीं उसके जाने के बाद अब प्रांस का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने मैसेज देखा तो वो एक मीटिंग का शेड्यूल था।
अगले ही कुछ पलों में उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और उस पर एक मीटिंग अटेंड करने लगा जो इंडिया से नहीं बल्कि लंदन से कनेक्टेड थी। और उस मीटिंग को अटेंड करते हुए उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉलेज में आश्रय की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर निकलकर आगे की तरफ आया। उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी। वो पंक्ति को ढूंढ रहा था लेकिन उसे पंक्ति कहीं नज़र नहीं आई। उसे कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलना था क्योंकि फ़िलहाल उसके लिए पंक्ति को वो बुक देना ज़रूरी था जो उसके हाथ में थी। शायद पंक्ति का कोई लेक्चर हो जिसमें उसे वो बुक चाहिए। ये सोचकर आश्रय डीन के केबिन में ना जाकर सामने कैंपस एरिया में आया। अभी वो सोच ही रहा था कि वो पंक्ति की क्लास के बारे में कैसे पता लगाए। एक लड़की उसके सामने आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप पंक्ति को ढूंढ रहे हैं क्या? पंक्ति जिंदाल? आश्रय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मतलब अभी तो उसने कुछ कहा ही नहीं था। इससे पहले ही वो लड़की उसके इरादे समझ चुकी थी। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया तो वो लड़की तुरंत बोली, वो पंक्ति सामने वाले रूम में है। अगर आप कहें तो मैं उसे बुलाकर लेकर आऊं या फिर आपको जो काम है वो मुझे। उसकी बात बुरी होती उससे पहले ही आश्रय बोला, नहीं इट्स ओके, मैं खुद मैनेज कर लूँगा। ये बोलकर वो सामने की तरफ बढ़ गया जहाँ पर पंक्ति की क्लास चल रही थी। वो क्लास कंटिन्यू थी जहाँ प्रोफेसर सामने खड़े थे और पंक्ति फ्रंट डेस्क पर बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान ना ही प्रोफेसर पर था ना ही उन सब चीज़ों पर जो वो प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहा था। उसकी आंखों के सामने तो आश्रय का चेहरा घूम रहा था। कल दिन से ही उसके दिल में आश्रय ने एक तहलका मचाया हुआ था और वो चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रही थी। तभी अचानक ही उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े आश्रय पर गई और अगले ही पल उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो खुद से ही बोली, तू पागल हो गई है क्या पंक्ति? कहीं पर भी उन्हें इमेजिन कर रही है? मुझे लगता है मेरा ही दिमाग खराब हो गया है। वो जहाँ हो भी नहीं सकते तू वहाँ पर भी उन्हें सोच रही है। तुझे तेरा दिमाग ठीक करना होगा वरना अगर किसी को कुछ पता चला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ये बोलकर उसने दरवाजे से अपना चेहरा तुरंत हटा लिया और सामने की अब तरफ देखने लगी। लेकिन कम वक्त जो दिल पहले ही पढ़ाई में नहीं लग रहा था अब आश्रय को वहाँ पर देखकर लगता ही क्या। कुछ ही पल हुए और पंक्ति ने एक बार फिर से दरवाजे की तरफ देखा। एक बार फिर से आश्रय को वहाँ देखकर पंक्ति ने गुस्से से मुंह बनाया और बोली, हट जाइए ना यहाँ से आश्रय जी, क्यों आप बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं? मुझे पिटवाएंगे क्या आप? आपके चक्कर में मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, क्यों आप मेरे दिमाग में बार बार आ रहे हैं? ये बोलकर अब उसने एक बार फिर से अपनी नज़रें हटाई और सामने प्रोफेसर की तरफ देखने लगी। पर कुछ ही पल और बीते कि उसका दिल अब जोरों से धड़कने लगा क्योंकि आश्रय उसके करीब आ रहा था। पंक्ति की सांसों ने एक अलग ही शोर मचाना शुरू कर दिया। आश्रय उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो पंक्ति भी झट से अपनी जगह से उठी और आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप यहाँ से चले जाइए। आपके चक्कर में ना ही मैं कुछ खा पा रही हूँ, ना ही कुछ पी पा रही हूँ, ना सो पा रही हूँ और ना ही अब पढ़ पा रही हूँ। ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी आश्रय जी। मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं, फिर क्यों आप मेरे पीछे पड़े हैं? प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दीजिए ना। उसकी बातें सुनते हुए आश्रय का चेहरा एकदम सख्त हो गया। पंक्ति उसे इस तरह की बातें कहेगी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। यहाँ वो स्पेशली उसकी बुक देने आया था और पंक्ति पूरी क्लास के सामने उसके साथ इस तरह से बात कर रही थी। वो गुस्से से बोला, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी बुक देने आया हूँ और अगर इसमें तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ तो थोड़ा ख्वाबों से बाहर आओ पंक्ति जिंदाल। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो लड़कियों के पीछे पीछे भागे, तो थोड़ा ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ। ये बोलकर उसने जोर से चुटकी बजाई तो पंक्ति एकदम से कांप उठी। अब जाकर उसे रियलाइज़ हुआ कि वो आश्रय को सिर्फ अपने ख्वाबों में नहीं देख रही, वो सिर्फ उसे इमेजिन नहीं कर रही बल्कि आश्रय सच में उसके साथ है। और उसने ना जाने आश्रय को क्या क्या बोल दिया। वो तुरंत बोली, वो मैं ये सब नहीं बोलना चाहती थी आश्रय जी, वो गलती से। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रोफेसर बोले, क्या हुआ मिस्टर आश्रय राणा, आप क्लास में ऐसे सब ठीक तो है ना?
अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। और पंक्ति, तुम मिस्टर आश्रय राणा से ऐसे कैसे बात कर रही हो? तुम उन पर इस तरह के घटिया इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? हम सब जानते हैं उनके बारे में कि वो कभी लड़कियों से बदतमीज़ी नहीं कर सकते, उन्हें परेशान नहीं कर सकते। आश्रय प्रोफेसर की बात सुनते हुए भी पंक्ति को देख रहा था और पंक्ति की बोलती एकदम से बंद हो गई थी। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस कांप रही थी। आश्रय व्यंग से मुस्कुराया और बोला, वैसे गलती मेरी ही है जो मैंने सोचा कि शायद मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। खैर, ये रही तुम्हारी बुक, रखो इसे। ये बोलकर आश्रय तुरंत वहाँ से चला गया और पंक्ति की आंखों में नमी तैर गई। उसने बेवजह आश्रय को इतना सब कुछ सुना दिया था। पूरी क्लास पंक्ति को देखकर अजीब अजीब सी बातें बनाने लगी थी। पंक्ति ने अपने आंसू साफ किए और क्लास से जाने लगी, लेकिन तभी बेल बजी और पीरियड ओवर हो गया। प्रोफेसर वहाँ से चले गए और अब स्टूडेंट भी वहाँ से उठने लगे। एक लड़की अपनी ग्रुप की लड़कियों से बात करते हुए बोली, कल आश्रय राणा ने इसकी हेल्प क्या कर दी, ये तो खुद को हूर की परी समझने लगी। इसे लगा कि आश्रय राणा इस पर मरता है, इसके पीछे पीछे घूम रहा है। अरे वो आश्रय राणा है, कोई ऐरा गहरा लड़का नहीं जो इस बहन जी पर मरेगा। सिर्फ मुझ जैसी ही कोई उसे हैंडल कर सकती है, बोल्ड और ब्यूटीफुल। ये बोलकर वो हंसने लगी और उसकी बातें सुनकर उसके ग्रुप की बाकी सब लड़कियां भी जोरों से हंस रही थी और हंसते हुए उनकी नज़रें पंक्ति पर थी। पंक्ति का गिल्ट अब और भी ज़्यादा बढ़ गया और अगले ही पल वो रोते हुए क्लास से भाग गई। अभी वो बाहर की तरफ जा ही रही थी कि तभी एक लड़के ने आकर उसका रास्ता रोका और बोला, तुम्हें डीन अपने केबिन में बुला रहे हैं। पंक्ति के होश उड़ गए, ये सोचकर कि क्या आश्रय ने उसकी डीन के पास कंप्लेन कर दी। अगर ऐसा हुआ तो रीवा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो वैसे भी उसे कॉलेज नहीं आने देना चाहती थी और ऊपर से आश्रय के लिए तो उसने पंक्ति से ना जाने क्या कुछ बोल रखा था। ऐसे में अगर रीवा को इन सब बातों के बारे में पता चला तो वो सच में जिंदा नहीं बचेगी। उसका कॉलेज भी छूट जाएगा और उसका घर रहना भी रीवा बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देगी। पंक्ति के चेहरे पर नर्वसनेस साफ नजर आ रही थी। वो डीन के केबिन की तरफ आ तो गई थी लेकिन उसकी हार्ट बीट स्किप हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू बाहर निकलने को आतुर हो रहे थे। लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और केबिन के अंदर आई। अंदर आते ही उसकी नज़र आश्रय पर गई जो वहीं साइड में खड़ा था। अब तो उसका शक यकीन में बदल गया था कि आश्रय ने उसकी शिकायत लगाई है, इसलिए उसे डीन के ऑफिस में बुलाया गया है। वो आकर डीन के सामने खड़ी हुई और अपना सिर झुकाकर बोली, मैं जानती हूँ सर, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, लेकिन आप कुछ कहे इससे पहले ही मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर आश्रय राणा सच में मेरे सामने खड़े हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं उन्हें इमेजिन नहीं कर रही, बल्कि वो हकीकत में मेरे सामने आकर खड़े हैं। मैंने उनसे जो कुछ भी कहा वो इसलिए नहीं कहा था क्योंकि वो मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने उनसे वो सब इसलिए कहा था क्योंकि मैं बार बार सोच कुछ और रही थी, लेकिन मिस्टर आश्रय राणा खुद ब खुद मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आश्रय बोला, स्टॉप इट पंक्ति, ये क्या बोले जा रही हो तुम? जस्ट स्टॉप इट। यहाँ पर तुम्हें डीन सर ने इसलिए नहीं बुलाया है कि क्योंकि तुमने क्लास में मुझे वो सब कुछ कहा। तुम्हें डीन सर ने यहाँ पर किसी और चीज़ के लिए बुलाया है। ये बोलते हुए आश्रय के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वो नहीं चाहता था कि पंक्ति डीन के सामने ऐसी वैसी कोई बात करे, लेकिन वो खुद पंक्ति की बातों से बहुत ज़्यादा हैरान था। पंक्ति उसे इमेजिन कर रही है, लेकिन क्यों? उसे ये बातें अब कुछ और ही रिलेट करती हुई लग रही थी। वहीं आश्रय की बात सुनकर पंक्ति हैरान रह गई। डीन सर भी पंक्ति की तरफ देखते हुए बोले, यस मिस पंक्ति, मिस्टर आश्रय राणा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मिस्टर आश्रय राणा को एक प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प चाहिए। एक्चुअली उन्हें एक कंस्ट्रक्शन में आर्किटेक्ट से रिलेटेड काम के लिए आपकी हेल्प चाहिए। आप हमारे कॉलेज की ब्राइट स्टूडेंट हैं और आपकी क्रिएटिविटी से भी हम सब बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। ऐसे में अगर आप मिस्टर आश्रय राणा की उनकी प्रोजेक्ट में हेल्प करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
डीन की बात सुनकर पंक्ति हैरान रह गई। उसने नज़रें उठाकर आश्रय की तरफ देखा। आश्रय एक बार फिर से बोला, बट सर, मैं पंक्ति की हेल्प तभी लूँगा जब वो सच में हेल्प करने के लिए राज़ी हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो बेमन से कुछ करे। अगर वो मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कंफर्टेबल है तो ही आप उसे कंसीडर कीजिएगा, वरना प्लीज़ आप किसी और स्टूडेंट। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंक्ति बोली, मैं आपकी हेल्प करूँगी सर। उसकी बात सुनकर आश्रय ने हैरानी भरी नज़रों से उसे देखा। पंक्ति अपनी नज़रें झुकाकर बोली, मैं भी मन से कुछ नहीं करूँगी, अच्छे से मन लगाकर ही आपके साथ आपके प्रोजेक्ट में काम करूँगी। और अगर आपको फिर भी मेरे काम में कमी लगी तो आप मुझे बोल दीजिएगा, फिर डीन सर मेरी जगह आपको कोई और स्टूडेंट सजेस्ट कर देंगे। डीन उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, ऐसा करने की कोई नौबत ही नहीं आएगी, बिकॉज जो काम आप कर सकती हैं ना मिस पंक्ति, वो इस कॉलेज के किसी स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। और मिस्टर आश्रय राणा, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। आश्रय ने अपना सिर हाँ में हिलाया। पंक्ति धीमे से बोली, क्या मैं यहाँ से जाऊँ सर? मुझे एक क्लास अटेंड करनी है। डीन सर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिस्टर राणा को दे दीजिए, उसके बाद आप यहाँ से जा सकती हैं। पंक्ति ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर अपना नंबर एक स्लिप पर लिखकर आश्रय की तरफ बढ़ा दिया। आश्रय ने उससे वो स्लिप ली। हालांकि वो चाहता तो पंक्ति का नंबर निकलवाना तो उसके लिए एक पल का काम था, लेकिन फिलहाल उसने उसके हाथों से वो स्लिप ले ली। पंक्ति तुरंत अब बाहर की तरफ आ गई और आते ही सामने कॉरिडोर की तरफ चली गई, क्योंकि उसके वो आंसू जो वो काफ़ी वक्त से रोकने की कोशिश कर रही थी वो रुक ही नहीं रहे थे। उसका रोना लगातार बढ़ता जा रहा था और अब वो सुबकने लगी थी। वहीं आश्रय, जिसे इस कॉरिडोर से गुजरना था, तो जब उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वो हैरान रह गया। वो थोड़ा आगे की तरफ आया तो उसकी नज़र सामने खड़ी पंक्ति पर गई। कुछ पल वो यूं ही उसे देखता रहा। वो पंक्ति को देखकर हैरान था कि वो बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही थी, बिल्कुल बच्चों की तरह अपना नाक ऊपर की तरफ खींच रही थी और उसे अपने हाथ से साफ कर रही थी। उसे देखकर आश्रय को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। एक तरफ उसे हंसी आ रही थी और दूसरी तरफ उसे बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि शायद पंक्ति उसी की वजह से रो रही है। और अब ये सोचकर कि पंक्ति उसे इमेजिन कर रही है, उसे और भी ज़्यादा अजीब लगने लगा था। अगले ही पल उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने एक गहरी सांस ली। वो तुरंत पंक्ति की तरफ आया और उसने अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। पंक्ति ने यह भी नहीं देखा कि उसे वो रुमाल किसने दिया है। उसने बस वो रुमाल लिया और उससे अपने नाक और अपने आंसू साफ करने लगी। आश्रय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब ठीक हो? आश्रय की आवाज़ सुनकर पंक्ति ने आश्रय की तरफ देखा और अपनी पलकें बार बार झपकाने लगी। वो तुरंत बोले, आप एक बार फिर से आ गए। मैंने कहा ना, बार बार मेरी आंखों के सामने मत आइए। फिर आप क्यों मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहे हैं? आपको पता है, आपकी वजह से आज मैंने सच वाले मिस्टर आश्रय राणा को कितना बैड फील करवाया। पूरी क्लास के सामने ना जाने मैंने उनसे क्या कुछ नहीं कहा। उन्हें कितना बुरा लगा होगा। उन्हें तो मुझ पर गुस्सा भी आया था, लेकिन उनका दिल अच्छा है तो शायद उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। पर तुम क्यों एक बार फिर मेरी बैंड बजाने पर तुले हो? जाओ, यहाँ से चले जाओ। उसकी बात सुनकर आश्रय हल्का सा मुस्कुराया। वो कुछ कहने वाला था कि सामने ही उसकी नज़र स्टूडेंट्स पर गई, जो बार बार उनकी तरफ देख रहे थे। और अब आश्रय ने उनकी तरफ देखा तो वो तुरंत वहाँ से साइड हट गए, लेकिन जाकर छुपकर खड़े हो गए थे और अभी भी छिप छिप कर उनकी तरफ देख रहे थे। अब आश्रय ने तुरंत पंक्ति की कलाई अपने हाथ में पकड़ी और उसे लेकर वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। वैसे भी वो कॉरिडोर सीधा पार्किंग एरिया की तरफ खुलता था, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अगर कोई देख भी लेता तो आश्रय किसी की फालतू टेंशन नहीं लेता था। उसने पंक्ति के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। पंक्ति हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि अब तक तो उसे यकीन हो चुका था कि जिसे अब वो एक बार फिर से इमेजिनेशन सोच रही है, वो इमेजिनेशन नहीं बल्कि सच में आश्रय राणा ही है।
वो तुरंत बोली, आई एम सो सॉरी आश्रय जी, वो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आश्रय बोला, अंदर बैठो। पंक्ति झट से बोली, आप मुझे रीवा दीदी के पास तो नहीं लेकर जा रहे हैं ना? प्लीज़ उनसे मेरी शिकायत मत कीजिएगा, आई प्रॉमिस। अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ आखिरी बार मुझे माफ़। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आश्रय एक बार फिर से बोला, तुम अंदर बैठ रही हो पंक्ति या नहीं? उसके गुस्से से अब पंक्ति एक बार फिर से डर गई और बोली, रुमाल। आश्रय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पंक्ति ने उसके हाथ में पकड़े हुए रुमाल की तरफ इशारा किया। क्योंकि रो रो कर उसका एक बार फिर से बुरा हाल हो रहा था तो आश्रय ने जल्दी से वो रुमाल उसे दे दिया। पता नहीं कब उसने पंक्ति के हाथों से वो रुमाल ले लिया था। पंक्ति ने वो रुमाल लेकर जल्दी से अपने आंसू साफ किए और अपना नाक साफ किया और तुरंत गाड़ी में बैठ गई। आश्रय के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट तैर गई थी। वो तुरंत ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और अगले ही पल उनकी गाड़ी वहाँ से निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन, पंखुड़ी काफ़ी वक्त पहले ही घर पहुँच गई थी और अब वो हाल में सबके साथ थी क्योंकि वहाँ पर एक ज्वेलर आया हुआ था जो उन्हें अलग अलग पायलों के जोड़े दिखा रहा था। वो सारी पायलें शादी की थी। कल धनतेरस थी और कल के दिन राणा मेंशन और बाकी सब आदमी भी अपनी अपनी बीवियों को चांदी की पायल पहनाने वाले थे, वो भी अपने हाथों से। जब सृष्टि ने उसे इस रस्म के बारे में बताया तो पंखुड़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। बाकी सब ने तो अपने लिए पायल पसंद कर ली थी लेकिन सिर्फ पंखुड़ी की पायल पसंद करनी रह गई थी और पंखुड़ी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सी पायल ले, क्योंकि वो अपने दिमाग से नहीं बल्कि प्रांस के दिमाग से सोच रही थी कि उसे कौन सी पायल पसंद आएगी। तभी सृष्टि ने एक पायल के जोड़े पर अपना हाथ रखा और बोली, ये वाली पायल प्रांस को पसंद आएगी। पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बिना कुछ कहे सृष्टि कैसे समझ गई कि वो प्रांस की पसंद से पायल लेना चाहती है। वहीं सृष्टि मुस्कुराई और बोली, मेरा बेटा है वो, उसकी पसंद नापसंद जानती हूँ, इसलिए तो तुम्हें पसंद किया था। तुम्हें देखते ही अंदाज़ा हो गया था मुझे कि एक तुम ही हो जो मेरे खट्टे नींबू को थोड़ा मीठा कर सकती हो। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी का चेहरा एकदम से खिल गया। उसने तुरंत कहा, तो फिर आप ये वाली पैक करवा लीजिए सासू माँ। उसकी बात पर पंखुड़ी ने वो वाली पायल भी पैक करवा ली और उसके बाद अब बाकी सब गहने देखे जाने लगे जिनमें गोल्ड के और डायमंड के कुछ नेकलेस थे, लेकिन पंखुड़ी को तो उन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो तो बस कल के बारे में सोच रही थी जहाँ पर वो इमेजिन कर रही थी कि प्रांस उसके पैरों में पायल पहनाएगा। उसे तो अभी से वो गुदगुदी सी हो रही थी। तभी प्रांस का मैनेजर वहाँ पर आया। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रागिनी तुरंत बोली, नितिन तुम यहाँ पर? नितिन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली मुझे प्रांस सर ने भेजा है, उन्होंने कहा है कि आप उनकी पैकिंग कर दें, उन्हें आज ही लंदन के लिए निकलना है। उसकी बात सुनकर सबसे ज़्यादा हैरानी अगर किसी को हुई तो वो पंखुड़ी को हुई। अभी तक वो कल के ख्वाब देख रही थी लेकिन अब अचानक से ये जानना कि प्रांस को लंदन जाना है उसका दिल टूट गया था। सबकी नज़रें खुद ब खुद अब पंखुड़ी पर आ गई थी। पंखुड़ी के आंखों में आंसू थे लेकिन जब उसने सबकी नज़रें खुद पर महसूस की तो वो मुस्कुराई और बोली, क्या मुझे इनके लिए पैकिंग करनी है? सृष्टि तुरंत बोली, नहीं, मैं अभी उससे बात करती हूँ। जैसे ही वो ये बोलकर वहाँ से उठने लगी, पंखुड़ी ने झट से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, रहने दीजिए ना सासू माँ, शायद उनको ज़रूरी काम होगा, आप प्लीज़ उनसे कुछ मत कहिएगा, मैं अभी उनकी पैकिंग कर देती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पंखुड़ी को इस तरह से अपने रूम में जाते हुए देख सृष्टि को हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रागिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, गुस्सा मत कर सृष्टि, हो सकता है उसे सच में इम्पोर्टेंट काम हो, वरना तुझे पता है प्रांस सब तो बदल रहा है ना। अब वो जानबूझकर पंखुड़ी का दिल नहीं दुखाएगा और ना ही ऐसा कुछ करेगा। वो खुद से अपना एक्सीडेंट करके पंखुड़ी को अपने पास लेकर आया है तो अब वो जानबूझकर उसे छोड़कर क्यों जाएगा? सृष्टि गुस्से से बोली, अगर उसे ज़रूरी काम था तो वो एक दिन के लिए अपना काम टाल नहीं सकता था क्या? नताशा भी झट से बोली,
वो लंदन जा रहा है, मतलब वहाँ के हिसाब से काम है। और आप तो जानती हैं भाभी कि दिवाली और धनतेरस तो हमारे लिए है ना, उन लोगों के लिए तो फिलहाल वर्किंग डे ही है, तो वो कैसे अपना काम पोस्टपोन कर सकता है। उसकी बात सुनकर अब सृष्टि कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बस अपनी जगह से उठी और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। नताशा और रागिनी के साथ साथ कुसुम जी भी बस उसे जाते हुए देख रही थी। पंखुड़ी रूम में आई। उसे बुरा लग रहा था कि प्रांस लंदन जा रहा है, जबकि कल शादी की बात पहली बार ऐसी कोई रस्म हो रही थी। लेकिन उसे ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा था कि प्रांस ने एक बार भी उसे कॉल करके बताया तक नहीं। क्या वो उसके लिए इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं कि प्रांस इतनी ज़रूरी बात उसे बताए। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो उससे पैकिंग भी नहीं हो रही थी। इसलिए वो सब कुछ छोड़कर पहले बिस्तर पर आकर बैठी और उसने अपने आंसुओं को अच्छे से साफ किया। उसने साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और बोली, नहीं, मुझे रोना नहीं है। मॉम कहती हैं कि जब पति किसी काम से बाहर जाते हैं तो रोना नहीं चाहिए, उनका काम नहीं बनता। और मेरी वजह से अगर इनके काम में कोई प्रॉब्लम आई तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। ये बोलते हुए वो अपने आंसू साफ कर रही थी। एक गहरी सांस लेकर अब वो वापस उठी और प्रांस की पैकिंग करने लगी। इतने दिनों से वो प्रांस के साथ रह रही थी, तो उसे पता तो चल ही चुका था कि प्रांस कौन कौन सी चीज़ें यूज करता है और किस तरह के कपड़े पहनता है। उसने सब कुछ प्रांस के हिसाब से ही पैक किया और फिर बैग लेकर नीचे की तरफ आई। नितिन उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और पंखुड़ी ने वो बैग नितिन को पकड़ा दिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, उन्हें कहिएगा वो अपना ख्याल रखें। नितिन एक बार फिर से मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। वहीं पंखुड़ी का दिल अब एक बार फिर से पूरा मायूस हो गया था, तो वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर वापस अपने रूम में आ गई और जाकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। ना जाने क्यों, पर अभी भी उसे इंतज़ार था कि ज़्यादा नहीं तो प्रांस एक बार उसे कॉल तो करेगा, लेकिन वो यूं ही रोते हुए अपने फ़ोन की तरफ देखती रही। पर आधा घंटा बीत गया था, प्रांस का कॉल और मैसेज कुछ भी नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ प्रांस इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो इस वक्त हद से ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसे लंदन जाना पड़ रहा था, वो भी किसी एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से। कोई टेक्निकल इशू आने की वजह से उसे जो डील साइन करनी थी वो हो ही नहीं रही थी और उसे बस एक साइन करने वहाँ जाना पड़ रहा था। प्रांस को जब भी गुस्सा आता था तो वो खासकर उन लोगों से दूर रहता था जो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हों, क्योंकि वो गुस्से में क्या कर बैठे उसे खुद नहीं अंदाज़ा होता था और वो उन लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता था जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो। इसलिए वो गुस्से में उनसे थोड़ी दूरी बनाकर ही रखता था। और ऐसे में इसलिए वो पंखुड़ी को कॉल नहीं कर रहा था ताकि गुस्से में वो उसे कुछ कह ना दे। वो पहले ही उदास होगी, इस बात का अंदाज़ा प्रांस को था। वो उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। शाम के तकरीबन 6 बजे प्रांस की गाड़ी एक खुले एरिया में आकर रुकी। वो गाड़ी से बाहर निकला और तुरंत सामने तैयार खड़े जेड की तरफ बढ़ गया। उसे जल्द से जल्द लंदन के लिए निकलना था। उसने एक नज़र अपने फ़ोन की तरफ देखा, अगले ही पल उसके कदम रुक गए थे। उसने अपने फ़ोन से पंखुड़ी को कॉल करने के लिए उसका नंबर डायल किया। इस वक्त उसका दिल धक धक कर रहा था। जाने से पहले वो एक बार पंखुड़ी से बात करना चाहता था, लेकिन फिर अपना फ़ोन वापस पॉकेट में डालकर वो सीधा जेट की तरफ बढ़ गया और कुछ ही देर में वो जेट वहाँ से निकल गया। वहीं पंखुड़ी जब इंतज़ार करते करते थक गई तो अब उसने खुद से प्रांस को कॉल लगाने का सोचा। उसने अपने फ़ोन से प्रांस का नंबर डायल किया और अगले ही पल जब नंबर स्विच ऑफ आया तो उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से बह गए। वो रोते हुए बोली, मतलब मैं आपके लिए सच में कोई मायने नहीं रखती। आपने एक बार भी मुझे कॉल करना भी ज़रूरी नहीं समझा, एक बार भी मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा कि आप बाहर जा रहे हैं। मुझे अपने साथ लेकर जाना तो दूर की बात, आपने तो एक बार मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। मतलब आपकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना। ये बोलते हुए वो दोबारा सुबकने लगी। वहीं दूसरी तरफ द ग्रीन कैफ़े, पंक्ति सामने चेयर पर बैठी थी और उसके सामने ही आश्रय बैठा था। आश्रय की नज़रें इस वक्त पंक्ति पर थी और पंक्ति ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था।
आश्रय की नज़रें वो खुद पर महसूस कर सकती थी और उसे डर भी लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आश्रय उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। वहीं आश्रय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब बताओ मुझे तुम पंक्ति कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, क्यों इतना परेशान हो रही हो तुम? ऐसी कौन सी बात है जो तुम इस तरह से नर्वस हो रही हो? पंक्ति तुरंत बोली, कोई कोई बात नहीं है सर। आश्रय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पहले तो तुम मुझे सर कहना बंद करो। पहली बात तो हम रिलेटिव्स बन रहे हैं, आई मीन मेरी बहन तुम्हारी भाभी बनने वाली है, तो हम दोनों के बीच भी एक रिश्ता बनने वाला है। इसलिए मैं नहीं चाहता तुम मुझे ये सरवर कहकर बुलाओ। और दूसरी बात, हाँ तुम मेरे साथ काम ज़रूर कर रही हो, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। पंक्ति तुरंत बोली, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं सर, इसलिए मैं आपको आपके नाम से नहीं बुला सकती। और रही बात रिश्ते की, तो रिश्ते में भी आप मुझसे बड़े ही हैं। तनिष्क भाई मुझसे बड़े हैं और इस लिहाज से भाभी भी बड़ी होंगी, और फिर आप भी उम्र में बड़े ही हैं, तो मैं आपको आपके नाम से नहीं बुला सकती। आश्रय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओके फाइन, तो तुम मुझे मिस्टर आश्रय या फिर आश्रय जी कहकर बुला लो, इतना तो कर सकती हो ना? पंक्ति धीमे से बोली, ठीक है, मैं आपको आश्रय जी कहकर बुला लूँगी। आश्रय अब थोड़ा और ज़्यादा मुस्कुराया और बोला, वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो? देखो, झूठ मत कहना कि कोई बात नहीं है, मैं लोगों का चेहरा पढ़ना जानता हूँ। उसकी बात सुनकर पंक्ति के होश उड़ गए। अगर आश्रय चेहरा पढ़ना जानता है तो ना जाने अब तक वो तो उसे क्या क्या पता चल गया होगा। आश्रय ने अब उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो पंक्ति एकदम से कांप उठी। अगले ही पल उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आश्रय तुरंत बोला, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो, लेकिन मैं बस तुम्हें नॉर्मल फील करवाने की कोशिश कर रहा हूँ पंक्ति। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंसान ही हूँ, कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं जिससे तुम इतना डर रही हो और जिसे तुम इमेजिन कर रही हो। अगर मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा है जिसकी वजह से तुम्हें डर लग रहा है तो आई एम सो सॉरी। आई डोंट नो मैंने तुम्हें कब क्या कह दिया, पर मेरी तुम्हें डराने की कोई इंटेंशन। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंक्ति बोली, आपने मुझे कुछ नहीं कहा आश्रय जी, वो बस मैं। ये बोलते बोलते पंक्ति खुद ही चुप कर गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे ये बात कहे कि वो खुद ही इतनी पागल है कि उसे बार बार इमेजिन किए जा रही है। आश्रय के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस लिए उसे देख रहा था। उसे इंतज़ार था कि कब पंक्ति कुछ बोले, लेकिन पंक्ति कुछ नहीं बोली। तो आश्रय एक बार फिर से बोला, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो वो बात तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। पंक्ति उसकी बात सुनकर बोली, अगर मैं आपको एक बात कहूँ तो आप वो बात मेरी रीवा दी को तो नहीं बताएंगे ना? आश्रय उसके मासूमियत से भरे उस सवाल पर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? पंक्ति परेशान होकर बोली, पता नहीं, कल से जब से आप मुझे घर पर ड्रॉप करके गए हैं तब से बार बार आप मेरी आंखों के सामने क्यों आ रहे हैं? मैं आईने के सामने खड़ी थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे आप खड़े हैं। मैं रात को जब बिस्तर पर सो रही थी तो अपनी आंखें बंद करते ही मुझे आप दिखाई दिए, और फिर जब सुबह उठी तो भी एक बार फिर आप नज़र आए। इसलिए मुझे जब आप सच में मेरे सामने आए तब भी ऐसा लगा जैसे आप बस मेरी इमेजिनेशन में हैं। मुझे नहीं पता आप मेरी आंखों के सामने बार बार क्यों आते हैं, पर कसम से मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी मेरे साथ ये सब हो रहा है। प्लीज़ आप ये बात मेरी रीवा दी को मत बताना। आश्रय मुस्कुराया और बोला, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा पंक्ति, और अगर मैं तुम्हें कहीं नज़र आ भी रहा हूँ तो इट्स ओके। कई बार इंसान को इल्यूज़न हो जाते हैं, लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं होगा। तुम खुद को पॉजिटिव रखो, बार बार मेरे बारे में मत सोचो। आई मीन मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में सोच नहीं रही, बस मैं तुम्हें इमेजिन हो रहा हूँ। तो अगर ऐसा हो तो भी तुम अपना ध्यान कहीं और लगाओ, मैं अपने आप तुम्हारे सामने आना बंद हो जाऊँगा। पंक्ति तुरंत बोली, पक्का? आश्रय मुस्कुरा कर बोला, डेफिनेटली। अब एक काम करो, जल्दी से अपनी कॉफ़ी फिनिश करो। ये बोलते हुए उसने पंक्ति के सामने रखी हुई कॉफ़ी की तरफ देखा तो पंक्ति ने अपना सिर हाँ में हिलाकर उस कॉफ़ी को उठाया और उसे पीने लगी।
आश्रय मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। पंक्ति को जो बातें समझ नहीं आ रही थी वो आश्रय को बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इन बातों पर रिएक्ट कैसे करे। उसके दिल और दिमाग में तो एक उथल पुथल सी मच गई थी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था। कुछ ही देर में पंक्ति ने कॉफ़ी फिनिश की तो आश्रय उसे लेकर बाहर की तरफ आया। वो दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी जिंदल मेंशन की तरफ बढ़ गई, लेकिन दरवाज़ा आने से पहले कुछ ही दूरी पर पंक्ति ने आश्रय को गाड़ी रोकने के लिए कहा। आश्रय ने सवालिया नज़रों से उसे देखा और बोला, लेकिन अभी तो तुम्हारा घर नहीं आया है ना पंक्ति। पंक्ति तुरंत बोली, हाँ जानती हूँ मैं, लेकिन आप मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए। अगर किसी ने देख लिया तो मुझे डांट पड़ेगी। उसकी बात सुनकर आश्रय को समझ आया कि कल भी उसने कुछ ही दूरी पर गाड़ी क्यों रुकवा ली थी, ये बोल कर कि उसे एक ज़रूरी काम है। वो तुरंत बोला, हम ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहे हैं पंक्ति जिससे तुम्हें डरने की ज़रूरत है या कोई तुम्हें डांटेगा। मैं सिर्फ तुम्हें घर पर ड्रॉप करने आया हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो तुम्हें ये सब बातें किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई कुछ भी कहे तो तुम मुझे बताना, आई विल हैंडल इट। ये बोलकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और फिर बिल्कुल जिंदल मेंशन के बाहर रोक दी। पंक्ति की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और अंदर की तरफ बढ़ गई। वहीं अपने रूम की बालकनी में खड़ी रीवा ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। यही तो वो चाहती थी कि आश्रय और पंक्ति के बीच नज़दीकियाँ बढ़े और फिर पंक्ति को अपना मोहरा बनाकर प्रांस राणा को हासिल करे। वो तुरंत पंक्ति के रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं आश्रय भी वहाँ से जा चुका था। पंक्ति अपने रूम में आई और आते ही दरवाज़ा बंद करने लगी, लेकिन तभी किसी ने पैर से दरवाज़ा बंद होने से रोक लिया। पंक्ति ने सामने की तरफ देखा जहाँ रीवा खड़ी थी। रीवा ने अपने हाथों से वाइन का गिलास पकड़ा हुआ था। तनिष्क जब भी बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर जाता था तो रीवा का असली रूप इस घर में अच्छे से बाहर आता था, वरना तनिष्क के होते हुए वो कभी ऐसे हाथों में वाइन का गिलास लिए घूमती नहीं थी। हाँ, वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक ज़रूर करती थी, लेकिन किसी को पता नहीं लगने देती थी। पर अब तो वो सरेआम जिस तरह से घूम रही थी उसे देखकर ही पंक्ति के चेहरे पर के रंग उड़े हुए थे। ऊपर से उसे आश्रय की वजह से डर लग रहा था। रीवा उसकी तरफ देखते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दी है दरवाज़ा बंद करने की? ऐसा कौन सा लव लेटर दिया है तुम्हें आश्रय ने जो तुम्हें दरवाज़ा बंद करके पढ़ना है? पंक्ति उसकी बात सुनकर हड़बड़ा गई और अटकते हुए बोली, कोई लव लेटर नहीं दिया है उन्होंने मुझे रीवा दी, वो तो बस मुझे घर ड्रॉप। उसकी बात सुनते हुए ही रीवा के चेहरे पर डेविल स्माइल लिए अंदर की तरफ आ गई थी। वो पंक्ति की तरफ देखते हुए बोली, यू नो व्हाट, तुम बहुत समझदार हो। आज मेरा तुम्हारी तारीफ़ें करने का मन कर रहा है। मतलब मैंने तुम्हें एक काम कहा और तुम वो काम बखूबी कर रही हो। बस ऐसे ही आश्रय के करीब आती रहो, उसके बाद प्लान का आखिरी स्टेप मैं ही पूरा करूँगी। तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। पंक्ति तुरंत बोली, ये सब कुछ आपके प्लान के लिए नहीं कर रही हूँ रिवादी। वो कॉलेज में मुझे आश्रय जी ने कुछ गंदे लड़कों से बचाया था, तो वो कल मुझे घर छोड़ने आए थे और आज कॉलेज में उन्होंने मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया है, तो इसलिए वो मुझे घर पर ड्रॉप करने आए। इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, प्लीज़ आप गलत मत समझिए। रीवा तुरंत बोली, मुझे गलत समझने की ज़रूरत ही नहीं है पंक्ति, तुम बेशक से कुछ सही करो, उसे गलत कैसे बनाना है ये रीवा जिंदल बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो अपना ख्याल रखो, पहले का तो पता नहीं, लेकिन अब तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। ये बोलकर उसने पंक्ति का गाल थपथपाया और फिर वहाँ से चली गई। पंक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आश्रय के साथ बहुत गलत कर रही है, उसे कोई धोखा दे रही है। अगर इस तरह से वो आश्रय के करीब जा रही है तो उसे नहीं जाना आश्रय के करीब, उसे किसी को धोखा नहीं देना। इसलिए वो सोच रही थी कि अब वो प्रोजेक्ट से अपना नाम वापस ले लेगी ताकि रीवा के इरादे कामयाब ना हो। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन रात के तकरीबन 9 बजे डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए थे एक पंखुड़ी को छेड़कर। सृष्टि बार बार प्रांस और पंखुड़ी के रूम की तरफ देख रही थी।
रागिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें सच में लगता है कि पंखुड़ी डिनर के लिए नीचे आएगी? वो बेचारी इस वक्त कितनी उदास होगी। सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, उदास तो होगी ही। कल सिर्फ धनतेरस नहीं है, कल प्रांस और पंखुड़ी की शादी को 1 महीना हो जाएगा। ऐसे में प्रांस ही उसके साथ नहीं होगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। सृष्टि की बात सुनकर सबको याद आया कि कल प्रांस और पंखुड़ी की शादी को पूरा 1 महीना हो जाएगा। काश प्रांस होता तो वो पंखुड़ी को शायद कोई सरप्राइज देता, लेकिन अब तो ऐसी चीज़ की उम्मीद करना ही बेकार था। तभी तंस अचानक से बोला, अगर आप लोग कहें तो क्या मैं पंखुड़ी भाभी को जाकर उनके रूम में डिनर करवा दूं? आई नो मुझे उन्हें कैसे टैकल करना है। उसकी बात सुनकर नताशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तंस तुरंत बोला, मैं सिर्फ बड़े भाई को परेशान नहीं करता, उनकी परेशानी को दूर करना भी जानता हूँ। अगर उन्हें पता लगेगा कि पंखुड़ी भाभी ने उनके बिना खाना नहीं खाया तो वो परेशान तो होंगे ना। तो मैं उनकी परेशानी पहले ही दूर कर रहा हूँ। नताशा तुरंत बोली, तुम रहने दो, पता चले तुम्हारी वजह से प्रांस तो 2-4 दिन में आने वाला है, वो 2-3 महीने ही ना आए। सृष्टि अचानक से बोली, नहीं नताशा, तंस को जाने दो। हम सब लोग पंखुड़ी को जानते हैं, लेकिन उसकी हमारे साथ वो बॉन्डिंग नहीं है जो तंस के साथ है। तंस सच में उसे टैकल करना जानता है और इस वक्त फ़िलहाल पंखुड़ी को खाना खिलाना ज़रूरी है। तो तुम जाओ तंस, जाकर पंखुड़ी को खाना खिलाओ। उसकी बात सुनकर तंस मुस्कुराया और नताशा की तरफ देखते हुए आई विंग करके बोला, आपसे तो ज़्यादा बेटर समझती हैं मुझे मामी। ये बोलकर उसने जल्दी से सृष्टि के हाथों से डिनर की प्लेट लगवाई और फिर उसे लेकर पंखुड़ी के रूम की तरफ बढ़ गया। क्या प्रांस अपनी रोज पीटल को सबके बीच उदास छोड़ देगा या फिर अपने रोज पीटल के साथ पायल पहनाने की रस्म करने आएगा? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कल के पार्ट पर आप लोगों के लाइक और कमेंट बहुत कम आए, इसलिए व्यूज़ भी कम हो गया। आप लोग पीछे देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग चैनल को सपोर्ट करेंगे और कहानी पर अपना प्यार बनाए रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।